नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अधिगम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं दोस्तों, अधिगम के सोपान, चरण या पद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में अधिगम की जो बेसिक जानकारी थी वो देखी और साथ ही हमने अधिगम की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ थी वो हमने देख ली थी। ठीक है? तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि अधिगम है क्या। ठीक है? शुरू करते हैं अधिगम के अगले टॉपिक के बारे में, अधिगम के सोपान, चरण या पद के बारे में, यानी कि स्टेप ऑफ लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। ये हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना और इसके जो है आज हम सोपान की बात करेंगे या चरण के बारे में समझेंगे कि अधिगम के जो है चरण कितने होते हैं या सोपान कितने होते हैं। तो दोस्तों, डेसिल के अनुसार अधिगम के जो है 6 सोपान बताए गए हैं। किसके अनुसार? डेसिल के अनुसार। अधिगम के सोपान की बात आए या फिर स्टेप ऑफ लर्निंग की बात आए, तो वहां पर जो है डेसिल की बात आएगी और डेसिल ने जो है 6 सोपान बताए हैं अधिगम के। कितने? 6 सोपान बताए हैं अधिगम के। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अधिगम के सोपान किसने बताए हैं? तो डेसिल ने बताए हैं। और कितने बताए हैं? तो 6 सोपान बताए हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को बड़ा ही अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है अधिकतर प्रश्न अभ्यर्थी जो है प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो देखिए, डेसिल के कुल 6 सोपान हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला तो है दोस्तों पी, दूसरा है वी आर, तीसरा है बी, चौथा है दोस्तों यहाँ पर सी आर, पांचवा है यहाँ पर आर और छठा है यहाँ पर गोल। तो ये 6 इसके जो हैं सोपान हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं इसको। पी का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर पर्सन, यानी कि व्यक्ति। पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा। दूसरे में दोस्तों वो जो है वेरियस रिएक्शन, यानी कि विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। तीसरे में दोस्तों उसको कुछ बैरियर्स, यानी कि बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसके सामने। उस बाधाओं को देखकर वो दोस्तों करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कि सही अनुक्रियाएं करता है और उसी के साथ में उसको पुनर्वलन मिलता है, यानी कि रेस्पॉन्स या फीडबैक मिलता है उसको। और उसी के साथ में दोस्तों वो गोल की प्राप्ति, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, पहले कोई व्यक्ति होगा जो कि विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। अनुक्रियाओं को करने के साथ में उसको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जब वो बाधाओं को सामना करेगा, तो वो बाद में जो है बाधाओं से सीखकर कुछ करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कि सही अनुक्रियाएं करेगा और सही अनुक्रियाओं को करने के बाद में उसको पुनर्बलन मिलेगा और जैसे ही उसको पुनर्बलन मिलेगा तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है अ, अधिगम का, यानी कि सीखने का, जो कि डेसिल ने बताया है इन 6 सोपान के माध्यम से। तो ये अधिगम का सोपान था जो कि डेसिल के अनुसार था। कुल 6 सोपान थे, जिसमें हो गया पर्सन, वेरियस रिएक्शन, बैरियर, फिर हो गया करेक्ट रेस्पॉन्स, फिर हो गया अपना फीडबैक और हो गया गोल। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है 6 यहाँ पर सोपान बताए हैं। अब बात करें अधिगम की विशेषताओं की। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो कि बहुत ही विशेष है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इनको देखना और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि इनमें से ही आपको लाइन टू लाइन प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? तो ये एक कंटिन्यू प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम जो है जिंदगी भर सीखते रहते हैं, ये तो आपको पता होगा। देखिए, जहां पर भी बात आए ना अधिगम की, तो वहां पर आप जो है सीखना जोड़ दीजिए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तो हम जो है जिंदगी भर सीखते रहते हैं। हम छोटे थे तब भी सीखते थे, आज भी हम सीख रहे हैं और जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी जो है किन्हीं किन्हीं चीजों को हम सीखते रहेंगे। तो जो व्यक्ति होता है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। यह दोस्तों एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो सभी जगहों से सीखता है। जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एक जगह से सीखेगा। व्यक्ति सभी जगहों से सीखता है, यानी कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह अर्जित प्रक्रिया है, यानी कि यह एक अर्जित होता है। माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है, व्यक्ति बाहर से ही सीखता है। ठीक है, तो ये एक अर्जित प्रक्रिया है। यह विशिष्ट होता है। पहले हमने देखा वहां पर कि सीखना जो है वो अर्जित है और सीखना विशिष्ट होता है। अपेक्षाकृत स्थायी होता है। जो हम सीखते हैं वो लगभग अपेक्षाकृत स्थायी होता है, यानी कि हमने शुरुआत में चीज़ों का अभ्यास किया और हमने बचपन में काफ़ी सारी कहानियों को सुना, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा। ठीक है, अब हम जो है रीड के अंदर इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो अपेक्षाकृत जो है लगभग लगभग स्थायी रूप से होती हैं। यह एक अन्वेषणात्मक व्यवहार है। सीखना जो है वो खोजपूर्ण होता है। तो हम जो सीखते हैं वो खोजपूर्ण होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण भी होता है।
तो हम अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इसको सीखते हैं, किन चीजों को सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। आप जब सीखेंगे तो उसके अंदर कुछ आपको अनुभव भी होंगे, तो सीखना जो है वो अनुभवों का संगठन भी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो सीखना जो है वो अपने विकास के अंदर भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो विकास की प्रक्रिया है सीखना। सीखना जो है विवेकपूर्ण होता है। तो सीखना जो होता है वो विवेकपूर्ण भी होता है। ठीक है। तो जो सीखना है वो विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है? तो सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है। और सीखना जो है वो विवेकपूर्ण भी होता है। अन्वेषणात्मक व्यवहार पूर्ण बाल्यावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। जो अन्वेषणात्मक व्यवहार होता है वो पूर्व बाल्यावस्था के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों बात करें हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, देखते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पर अभिप्रेरणा। कौन सा? यानी कि मोटिवेशन। जब तक आप में कोई अभिप्रेरणा या मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक जो है आप किसी चीज को सीख नहीं सकते। यानी कि सीखने के लिए आपके अंदर जो है मोटिवेशन होना जरूरी है, आपके अंदर प्रेरणा होना जरूरी है। आपके अंदर दोस्तों किसी प्रकार की जिज्ञासा होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होगी, आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। यानी कि अब आप रीड के अंदर जो है साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में आपके अंदर वो जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि मुझको जो है अधिगम टॉपिक है वो मुझे अच्छे से जो है इसको सीखना है। तो आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए तो अधिगम को सीखने के लिए। तो उससे जो है आप अधिगम को अच्छे से सीख पाएंगे। तो अधिगम को सीखने के लिए अभिप्रेरणा होनी जरूरी है। अधिगम को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, उसमें जिज्ञासा भी जरूरी है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आपके अंदर दोस्तों रुचि होना जरूरी है। ठीक है। जब तक व्यक्ति में रुचि नहीं होगी तब तक वह अधिगम को नहीं कर सकता। ठीक है। अ, व्यक्ति के अंदर जो है बुद्धि लब्धि भी अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए। अगर आपकी बुद्धि लब्धि सही नहीं है तो आप जो है अधिगम ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका वातावरण भी सही होना चाहिए। साथ ही आपकी जो है अंदर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। आपकी बुद्धि जो है वो बालक बुद्धि है तो फिर आप जो है आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। थकान और बीमारी। थकान, आपके अंदर थकान है और बीमारी से आप परेशान हैं तो आप जो है ढंग से अधिगम नहीं कर पाएंगे। अधिगम में दोस्तों नवीनता होनी चाहिए। ठीक है। और जब तक अभी अधिगम में नवीनता नहीं होगी, यानी कि पुराने पैटर्न से आप चलते जाएंगे तो आप जो है अधिगम ढंग से नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई जाने वाले विषय विषय वस्तु का स्वरूप, यानी कि जिस भी आप चीज को पढ़ रहे हैं उसका विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो अगर ढंग का है, अच्छा है, तो उसको आप जो है आसानी से सीख पाएंगे, वरना आपको सीखने में दिक्कत होगी। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। देखिए, किसी चीज को अगर आपको सीखना है या अधिगम करना है तो उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग होना जरूरी है। अगर वो चीजें आपके सामने नहीं होगी तो उसको आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। तो इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें हो गया अभिप्रेरणा, जिज्ञासा, रुचि, बुद्धि, वातावरण हो गया, परिपक्वता, थकान या बीमारी, नवीनता, पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु का स्वरूप और श्रव्य दृश्य सामग्री। ये सारी चीजें जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। दोस्तों अधिगम के अंदर वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक शब्दावली है जो आपको पता होनी चाहिए और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, दो चीजें आती हैं, एक तो आता है रटना और एक होता है सीखना। यानी कि किसी चीज को आप जो है रटते हैं उसको तो कहते हैं रटना, और एक होता है सीखना। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो रटना और सीखने में अंतर। तो देखिए, आज देखते हैं कि रटने और सीखने में क्या अंतर है। दोस्तों जो रटना होता है उसे हम कहते हैं बैंकिंग मॉडल। क्या कहते हैं? इसको हम बैंकिंग मॉडल भी कहते हैं। तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत बता देना, ये होता है रटना। यानी कि आपने किसी चीज को अच्छे से रटा। यानी कि आपने मान लीजिए कि संस्कृत के अंदर आपने राम शब्द को बड़े से रटा, राम रामो रामा रामम रामो रामान, इसको आपने अच्छे से रट लिया। जैसे ही आपको पूछा जाए आप उसका फटाक से उत्तर दे देते हैं। तो वो होता है दोस्तों रटना। अब आपने किसी चीज को अच्छे से सीखा तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसमें सीखने में तर्क वितर्क और सोचने समझने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको कुछ सीखना है, ठीक है ना, तो इसमें आपको तर्क वितर्क भी करना पड़ेगा और साथ में आपको जो है सोचना विचारना भी पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों को करेंगे, ठीक है ना, तभी आप जो है ढंग से सीख पाएंगे। तो सीखना होता है वो होता है प्रोग्रामिंग और रटना होता है दोस्तों बैंकिंग। क्लियर? यहाँ से भी प्रश्न कई बार बना है। तो बैंकिंग मॉडल क्या है? तो बैंकिंग मॉडल है दोस्तों रटना
और प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो है सीखना। रटने में क्या होता है, तथ्यों को याद किया जाता है और पूछने पर हाथों हाथ जवाब दिया जाता है। सीखने के अंदर क्या होता है, इसमें दोस्तों तर्क वितर्क भी होता है और साथ में सोचने समझने की यहाँ पर शक्ति का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं रटने और सीखने में। आगे दोस्तों बात करें अगला, तो वो है दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत और भी जो अपने पावलोव का सिद्धांत हो गया, ठीक है, ये सारे सिद्धांत जो है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।